ये अनाथ लड़का इतना बदकिस्मत था कि किसी ने उसका नाम तक नहीं रखा, लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात एक डार्क नाइट से होती है जिसने उसको डीमंस का प्रिंस बनने के लिए बड़ा किया और आखिर में वो प्रिंस बन भी गया। बहुत पहले दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक थी आसमान में जहाँ रोशनी का राज्य था जिसे एक शाही बिल्ली चला रही थी। यह बिल्ली एक काली बिल्ली के प्यार में पागल थी जो नीचे जमीन पे डार्कनेस के राज्य में रहती थी। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम पूरे एनिमे में पता नहीं चला, अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और गांव के एल्डर से मिलने जाता है शिकार के लिए, ताकि वापस आके वो गांव के लिए कुछ खाना ला सके। एक एल्डर एक्साइटेड हो जाता है कि उसे इतने लंबे समय के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सपने भी देखता है कि आसमान के ऊपर वाले उस दूसरे राज्य में जीने का, जहाँ सभी लोग बिना किसी टेंशन में जीते हैं और नीचे वाले राज्य के लोग बेचारे गरीब और अत्याचारी में जी रहे होते हैं। अब अचानक एक आदमी जो शिकार करने गया था भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं, उन्हें मारने के लिए। अब जब तक कोई इस बात को समझ पाता, मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन बेचारे लोगों पर हमला कर देते हैं। अब गांव में अफरा तफरी मच जाती है और हथियार के तौर पर सभी जल्दी में कुछ उठा लेते हैं जो भी उनके हाथ लगता है। अब गाँव की एक औरत उस छोटे लड़के को बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी देती है और कहती है कि सब बच्चों को गांव के बाहर एक गुफा तक ले जाए। गांव पर मॉन्स्टर का भयानक हमला होता है और वो लड़का बच्चों को लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक बच्चा पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है और उस मौके का फायदा उठाकर बच्चों को निशाना बनाता है। पर तभी वो लड़का फुल एक्शन मोड में आ जाता है और अपना छोटा सा तलवार निकालकर उस बड़े से मॉन्स्टर का सामना करने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का स्किन इतना सख्त होता है कि उसका तलवार कुछ नहीं कर पाता। वो विशाल मॉन्स्टर कई बच्चों को मार डालता है और उस लड़के के पास सिर्फ 2 भाई बहन बचे रहते हैं। ये समझकर कि वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल है, अब तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक मॉन्स्टर उनके पीछे होता है तब एक भाई डिसाइड करता है कि वो अपनी जान कुर्बान करेगा। वो लड़के से कहता है कि प्लीज तुम मेरी बहन का ख्याल रखना और इसे लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अब आखिरकार वो लड़का एक गुफा तक पहुँच जाता है उस छोटी लड़की के साथ, लेकिन अंत में वो मॉन्स्टर की जहर की वजह से वो लड़की भी मर जाती है और इस हादसे से हमारा हीरो बिल्कुल टूट जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय वह लड़की को उठाकर गांव वापस लौटता है, लेकिन हर जगह खामोशी छाई होती है। जहां तक उसकी नजर जाती है सिर्फ उन्हीं लोगों की लाशें दिखाई देती है जिन्हें कभी वह जानता था। वहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। बिल्कुल उदास होकर वो एक औजार उठाता है और अपने गांव के लोगों के लिए अकेला एक बड़ा सा कब्र खोदने लगता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं जब तक एक रहस्यमय सिपाही उस गांव के पास से गुजरता है और उस लड़के को देखता है कि वो बेचारा जमीन को खोद रहा था। वो सिपाही अपना नाम स्कियर्स बताता है और उस लड़के को कुछ खाने के लिए रोटी देता है और उससे कहता है कि बेटा अगर तुम इस जमीन को ऐसे ही खोदते रहे तो तुम मर जाओगे। अब वो सिपाही उसके पास बैठता है और उसका नाम पूछता है। अब वो लड़का उससे कहता है मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे गांव वाले जिस नाम से भी बुलाते हैं तुम उस नाम से मुझे बुला सकते हो। अब स्कियर से उसे जिस नाम से भी बुलाना चाहता है वह उसे बुला सकता है। अब वो लड़का स्कियर से पूछता है कि किंग ऑफ डार्कनेस ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को ऐसे खुले में क्यों जीने देते हैं? तो वो स्कियर्स जवाब देता है देखो बच्चे, किंग के अपने मामले होते हैं और उसे लोगों की खुशी जैसे छोटी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब लड़का फिर से अपना खुदाई स्टार्ट करता है और उस सिपाही से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, कि उनके लिए ये मामूली चीज होती होगी लेकिन हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी होती है जो मुझे करना ही पड़ेगा ताकि गांव के लोगों को शांति मिल सके। अब वो कहता है कि जमीन और आसमान के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर में सब एक ही खड्डे में होते हैं तो वो एक जैसे ही लगते हैं। अब अचानक स्कियर्स अपनी तलवार उस लड़के की तरफ फेंकता है और कहता है बच्चे ये इस खुदाई से ज्यादा अच्छा रास्ता है। अब लड़का उस तलवार को उठाता है और बिना कुछ सोचे उसे निकाल लेता है। अब वो
वो सिपाही के सामने तलवार चलाता है, लेकिन सिपाही अपनी एक्सपीरियंस की वजह से उसके अटैक्स को आसानी से रोक लेता है। कि एक वक्त था जब वो खुद किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता था, लेकिन उससे ये नहीं हुआ। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को ये अधिकार है कि वो जिंदगी या मौत को मात दे सके, और वो ही है किंग ऑफ डार्कनेस। अब लड़ाई के दौरान वो सिपाही बच्चे को समझाता है कि अगर उसे अपने सपने को पूरा करना है और देश के लिए कुछ बेहतर बनना है तो उसे खुद किंग ऑफ डार्कनेस बनना पड़ेगा। अब वो उसे बताने की कोशिश करता है कि दूसरों की मदद से उसकी कोई भी तकदीर नहीं बदलेगी, उसे खुद ही सब कुछ करना होगा। अब वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किंग बन के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अब वो लड़का अपनी पूरी ताकत से स्कीयर्स को रोकने की कोशिश करता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। अब स्कीयर्स हंसते हंसते गिर जाता है, जिससे वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे सफर के अंत में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब कुछ ही देर में वो स्कीयर्स जमीन पर नीचे गिर जाता है। अब बेचारे लड़के को अपने नए मास्टर की चिंता होने लगती है। अब वो स्कीयर्स कहता है कि बेटा, अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी बहुत जी लिया और अब से ये तुम्हारी तलवार हुई। अब वो सिपाही उस लड़के को रॉयल कैपिटल में जाने के लिए कहता है, जहाँ उसका महल है। अब वो सिपाही उस लड़के को बताता है कि वो एक नोबल फैमिली से था और जिसके पास ये तलवार होती है वो परिवार का मुखिया माना जाता है। अब वो उस लड़के से कहता है कि तुम ये तलवार उठाओ और घोषणा करो कि तुम ही हो प्रिंस ऑफ डार्कनेस, अब से तुम मेरे अगला वंश होगे। अब वो उसे एक सिपाही के बारे में बताता है जिसका नाम है वालास। वो जरूर तुम्हारा ध्यान रखेगा अगर उसने तुम्हारी स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स देख ली। अब वो स्कीयर्स कहता है कि मैं काफी समय से बस एक खाली इंसान बन गया हूँ और मेरी डार्कनेस की शक्ति भी अब कम हो रही है, इसलिए मैं जल्द ही मर जाऊंगा। वो लड़के से कहता है कि ये दुनिया ठीक नहीं है बच्चे, और तुम्हें इसे बदलने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अब लड़का वो स्कीयर्स की बातें सुनकर रोने लगता है और उसके आंसू निकलकर स्कीयर्स की बॉडी के पास गिरने लगते हैं, जो इतनी तेजी से चमक उठते हैं कि स्कीयर्स भी हैरान रह जाता है, क्योंकि लड़का तो डार्कनेस में पैदा हुआ था, लेकिन उसके आंसुओं से ऐसे रोशनी का आना नामुमकिन था। अब जाने से पहले स्कीयर्स कहता है कि तुम पर भरोसा करता हूँ, और ये सुनकर लड़का अपना एक नया लक्ष्य पाता है, किंग ऑफ डार्कनेस बनने का, और दुनिया को खुश करने का इरादा लेकर वो अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब इसी बीच बादलों के ऊपर लाइट किंगडम की एक बड़ी सी डार्कनेस की सेना हमला करने के लिए तैयार होती है। लाइट किंगडम की रानी प्रोजिनेटर रून को अपने पास रखना चाहती है, जो सब रून्स में से सबसे शक्तिशाली है। अब क्वीन आयरिस अपनी पावरफुल हथियारों का इस्तेमाल करके एक मैजिकल बीम चलाती है, जो दुश्मनों की ताकत को काफी कम कर देती है। डार्कनेस के मास्टर्स इस रून को पाने के लिए तड़प रहे होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बहादुर सिपाही फियोस अपने रानी और रून को बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा देता है। अब आयरिस की बहन सीमा, जो एक प्रिंसेस है, अपनी रून की शक्ति से एक कवच बना लेती है ताकि वो अपने सिपाहियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके। जब फाइनली सारे मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं तो क्वीन आयरिस वहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ फियोस का छोटा भाई थियो अपने बड़े भाई और सीमा के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। अब सीमा अपनी चिंता फियोस के साथ शेयर करती है और कहती है कि आयरिस किंग ऑफ डार्कनेस को मारने में हिचकिचा रही है, क्योंकि वो मानती है कि डार्कनेस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। पर फियोस उसे इग्नोर करता है और सीमा को दिलासा देता है कि क्वीन आयरिस किंग ऑफ डार्कनेस को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ आयरिस अपने एक प्रिस्ट से मिलती है और उनके अगले अटैक के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वह फैसला करती है कि वह अपने सेना को और भी अच्छी तरह से ट्रेन करेगी। इसी बीच वो बेनाम लड़का डार्क नाइट वेलेस से मिलता है, जो स्कीयर्स की तलवार उसके हाथों में देखकर सोचता है कि वो एक चोर है। स्कीयर्स के तलवार वापस लेने के लिए वालास फौरन उस पर अटैक करने का फैसला करता है, और वो लड़का उससे बताता है कि स्कीयर्स मर गया है, लेकिन वालास गलत समझ लेता है और सोचता है कि लड़के ने स्कीयर्स को मारा है। अब वालास अपने डार्क स्पेल से उस पर हमला करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि लड़का स्कीयर्स का मुकाबला करने लायक नहीं है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। अब वो लड़का वालास को बताता है कि स्कीयर्स ने उसे अगला किंग ऑफ डार्कनेस बनने की जिम्मेदारी दी है और उसे अपनी शाही तलवार भी देकर वादा करवाया है कि वो अब प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। अब ये सब सुनने के बाद वालास अपनी तलवार अंदर कर लेता है और लड़के को स्कीयर्स के घर की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ लाइट किंगडम के महल में सीमा क्वीन आयरिस को
को प्रोजिनेटर रूम के सामने प्रे करते हुए देखती है। अब सीमा मजाक करते हुए कहती है कि तुम एक रानी कम पृष्ठ ज्यादा लगती हो और उससे पूछती है कि क्या डार्कनेस का राज्य प्रोजिनेटर रूम के पीछे है। अब आइरिस कंफर्म करती है कि ये सच है और डार्क किंग सबसे ज्यादा अपने स्वार्थ के लिए प्रोजिनेटर को हासिल करना चाहता है, जबकि उनके लोग डार्क किंगडम में दुख उठा रहे हैं। अब आइरिस प्रे करती है कि अगला किंग ऑफ डार्कनेस पुराने जमाने की तरह दुनिया में बैलेंस बनाए रखेगा। तभी एक नाइट दौड़ते हुए कमरे में आता है और आइरिस को वेस्टर्न कैपिटल में हो रहे हमले के बारे में बताता है। जो डीमन इस अटैक को लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खतरनाक बॉल था। अब आइरिस फौरन सीमा को फ्यूज के साथ मिलकर अपनी सेना तैयार करने का आदेश देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन आइरिस अपनी पूरी शान से उड़ रही होती है और सीमा अपनी टेलीपैथी की मदद से किंगडम के सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है उनके राज्य के वेस्टर्न कैपिटल के पास खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। अब ये सुनकर सभी नाइट्स अपने डिफेंस सेट कर लेते हैं बॉल को खत्म करने के लिए, जो इतना शक्तिशाली है कि लोगों के मन में उसका खौफ फैलने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉल उस जगह पे अटैक कर रहा होता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है। अब जहाँ पे जादूगर छुपने की कोशिश कर रहे थे बॉल उन्हीं जगह को तबाह कर दे रहा होता है। अब जब बॉल जमीन पे मौजूद सेना को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है तभी एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार एल्फ लीडर जिसका नाम लॉर्ड एलेंसियर है उसे रोक लेता है। एक स्क्वाड जादूगर और सिपाही के साथ मिलकर एलेंसिया स्पिरिट की ताकत से बॉल पर हमला करने लगता है और उस पर कुछ अटैक भी कर पाते हैं। भले ही बॉल पर इसका कोई असर नहीं होता और वो स्पिरिट के साथ लड़ने लगता है। अब एलेंसिया बॉल की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और अपने अगले अटैक के बारे में सोचता है, लेकिन तभी अचानक किंगडम ऑफ लाइट की क्वीन आइरिस लड़ाई के मैदान में आकर बॉल को सीधा चैलेंज करती है। अब क्वीन आइरिस अपनी तलवार को रुइन की मदद से चार्ज करती है और बॉल पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी बॉल पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो अपनी एक अटैक से सभी को धूल में बदल देता है। अब दूसरी ओर मेजर्स और सिपाही की स्क्वाड दो आर्मी की सेना से मिलती है जो अपने आप को भागे हुए सिपाही बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें जबरदस्ती ही जंग में धकेल दिया गया था। अब वो अपने हथियार गिराकर घुटनों पर गिर पड़ते हैं, लेकिन तभी उनमें डार्कनेस की असली शक्ति जाग उठती है और वो उस स्क्वाड पर अटैक कर देते हैं। अचानक और भी सोल्जर जो डार्कनेस की शक्ति से प्रभावित थे उस घने जंगल से निकलकर स्क्वाड को घेर लेते हैं। अब सभी लोग अब कमजोर पड़ने लगते हैं और यहाँ तक कि रानी भी बॉल के सामने बिल्कुल लाचार बन चुकी थी। वो रून से और भी ज्यादा शक्ति समन करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेंसिया उसे याद दिलाता है कि रून पर ज्यादा दबाव डालने से ज्यादा खतरा हो सकता है। अब एलेंसिया रानी को अपनी स्पिरिट की सपोर्ट देता है, पर बॉल ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और इस लड़ाई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि बॉल सिर्फ एक मजेदार लड़ाई के लिए शहर पर हमला कर रहा था, उसका कोई और दूसरा मकसद नहीं था। अब सुबह हो जाती है और रानी अपने घायल सिपाहियों को देखती है। तभी सीमा वहाँ आती है और उसे हमले के बारे में अच्छे से बताती है। दूसरी तरफ डार्क किंगडम के और भी राजा लड़ाई कर रहे होते हैं। जब किंग ऑफ डार्कनेस अपने महल में आता है तो वो वालास से बात करता है और वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है जो कि पूरी दुनिया को अंधेरे से ढक देना है। शायद उसे डार्क मोड कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब वो कहता है कि लाइट किंगडम के साथ मिलकर जीना एक पागलपन है। अपने लक्ष्य को पाने में जो भी उसके सामने आएगा वो उसे मार डालेगा और वो अपने अगले वंश के लिए सफलता की प्रे करता है। जब वालास अपने घर वापस आता है तो हमारा वो हीरो वालास के ड्राइंग रूम में बैठा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वालास का काम किंग ऑफ डार्कनेस के जितने भी पॉसिबल सक्सेसर होंगे उनका ध्यान रखना है और उसी के तहत वो हमारे इस बेनाम हीरो का भी ख्याल रखता है। अब वालास उसे समझाता है कि भाई देखो, किंग बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना ही काफी नहीं होगा बल्कि ज्ञान भी बहुत जरूरी है। वो कहता है कि जो भी बकवास तरीके से बात करता है वो किसी भी किंग बनने के लायक नहीं है, इसलिए उस लड़के को अपने बोलने के अंदाज को सुधारना चाहिए। साथ ही उसे किताबें भी पढ़नी चाहिए जो उसे एक राज्य को संभालने की जरूरी जानकारी दे सकती है। अब वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो वालास के साथ तलवार चलाना सीख रहा है और साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी दिलचस्पी ले रहा है और वो अपने इलाके में छोटे मोटे काम करने में भी लोगों की मदद करता है और धीरे धीरे हमारा हीरो मजबूत भी होता जा रहा है। अब उस लड़के को स्कीयर्स के कपड़े दिए जाते हैं जो स्कीयर्स ने अपनी उम्र में पहने थे जब वो उस लड़के जितना छोटे थे। अब हम दूसरे कैंडिडेट को देखते हैं जिसका नाम लेडी ग्रोजा है जो अपने आर्मी के साथ मैदान में आती है, जिसका सामना 3 मॉन्स्टर
ऐसे क्रिएचर से होता है जिन्हें लेडी ग्रोजा अपनी आंखों से बहुत ही आसानी से जलाकर राख कर देती है। अपने काम पर घमंड करते हुए लेडी ग्रोजा खुद में ही खो जाती है, लेकिन तभी एक बचा हुआ बीस्ट उन पर हमला कर देता है। लेडी ग्रोजा उसे देख नहीं पाती, तभी हमारा हीरो वहाँ पे आता है और हमारा हीरो उस बीस्ट को अपनी तलवार से काट डालता है। अब लेडी ग्रोजा हमारे हीरो को देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो बेचारी बेहोश होने की हालत में हो जाती है। अब जब उसके सिपाही उसे होश में लाते हैं तो वो हीरो को रात के समय एक लोकल बार में इनवाइट करते हैं ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। अब लेडी ग्रोजा उसे बता रही होती है कि उससे भविष्य में उससे क्या उम्मीदें हैं। वो कहती है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो उसे सच्चा प्रिंस ऑफ डार्कनेस माना जाएगा और उसे एक खास तलवार भी दी जाएगी जिससे वो शहर में घूम के शो ऑफ भी कर सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक लाल बालों वाला आदमी जिसका नाम एडल है छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। इसी दौरान आसमान के महल में क्वीन आयरिस हाल में ही हुए हमले के बारे में जांच कर रही होती है। उसे डार्कनेस से प्रभावित इंसानों के बारे में जानकर अजीब लगता है और आयरिस की सोच उन दिनों की तरफ चली जाती है जब वो रानी नहीं बनी थी। वो और उसकी बहन सीमा दोनों ही थ्रोन पे बैठने के काबिल थे, लेकिन दोनों के बीच कोई जलन नहीं थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उन दोनों के बीच जो भी चुना जाएगा दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। एक दिन रानी ने दोनों बहनों को एक टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन उसने तब तक कोई फैसला नहीं किया था। बाद में सीमा ने रानी बनने की जिम्मेदारी के बारे में बात की और आयरिस को डिनर के लिए इनवाइट भी किया। ये भी बताया कि उनका दोस्त फियोस उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। आयरिस ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि वो भी फियोस से मिलने के लिए एक्साइटेड है, जैसे काफी समय से वो नहीं मिली थी। उस रात डिनर के बाद फियोस आयरिस को घर छोड़ने जाता है और रास्ते में आयरिस फियोस से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो एक अच्छी रानी बन सकती है। अब फियोस सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन वादा करता है कि चाहे कोई भी रानी बने वो उसके तलवार की तरह वफादार रहेगा। अब अगले दिन आयरिस अपने मन में डाउट्स लेकर दूर आसमान की तरफ देख रही होती है जब अचानक एक डार्कनेस की बुरी शक्ति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कोई भी गार्ड्स आसपास नहीं होते तो आयरिस प्रोजिनेटर रून से थोड़ी सी शक्ति मांगती है और वो इस पावर का यूज करके उस डार्क एंटिटी को मार देती है जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं। अचानक प्रोजिनेटर रून उससे बात करने लगता है और उसे थ्रोन का असली सक्सेसर घोषित करता है। अब ये सुनकर आयरिस अपने आप से वादा करती है कि वो एक शानदार रानी बनेगी और अपने सभी ड्यूटी निभाएगी, चाहे इस रास्ते में कितने भी कुर्बानी देनी पड़े। आज के समय में डार्क किंगडम में हमारा हीरो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। अब वो निकलने से पहले वालास से पूछता है, क्या वालास तुम कंपटीशन में आओगे मेरे साथ? जिस पर वालास कहता है, नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे किंग के कुछ काम संभालने हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब वालास उसे यकीन दिलाता है कि तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगे। वो वालास का शुक्रिया अदा करता है और वो कंपटीशन के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब हमारा हीरो वहाँ जाता है जहाँ सभी लोग आए थे किंग ऑफ डार्कनेस बनने के लिए और वहाँ पे बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर भी आए हुए थे। तभी लेडी ग्रोजा उन्हें रूल्स बताती है कि पार्टिसिपेंट्स को सबसे खतरनाक क्रिएचर को हराना होगा और अगले राउंड के लिए खड़ा रहना होगा। इसके बाद वो बताती है कि जीतने वाले को लेजेंडरी स्वॉर्ड दी जाएगी जिसे स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है और सिर्फ अगला किंग ही इस तलवार को चला सकता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी कैंडिडेट्स मॉन्स्टर को हराने लगते हैं। वो लोग बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं, पर एक कैंडिडेट एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता और वो खतरनाक क्रिएचर उसकी तरफ आ रहा होता है। बाकी के कॉम्पिटिटर उसके मजे ले रहे होते हैं क्योंकि कंपटीशन में बहुत ही कम लोग बचे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा हीरो एंट्री मारता है और उस मॉन्स्टर को मार के उस लड़के की जान बचा लेता है। अब ये देखकर बाकी के कंटेस्टेंट उसे धमकी देते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उन्हें कंपटीशन को टफ बनाना है। तभी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर एक साइक्लोप्स को मैदान में छोड़ देते हैं और वो साइक्लोप्स काफी कैंडिडेट्स को मार देता है सिवाय हमारे हीरो के। तभी वो अपनी सभी स्किल्स का यूज करके उस साइक्लोप्स को बहुत ही आसानी से मार देता है। अब इस तरह टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म होता है और सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर्स बचे हुए होते हैं, एक हमारा हीरो और दूसरा एडल, वो लाल बालों वाला आदमी जो पहले उनकी बात सुन रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि एडल थ्रोन पे बैठने वाला एक टफ कॉम्पिटिटर है। अब फाइनल बैटल से पहले दोनों कैंडिडेट थोड़ा रेस्ट करते हैं और बातचीत करते हैं और एडल उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसने पहले राउंड में कंटेस्टेंट की मदद की थी। एडल इसे एक कमजोरी समझता है और वो कहता है कि एक फ्यूचर डार्क किंग को किसी पे भी तरस नहीं खाना चाहिए और कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए।
लेकिन हमारा हीरो इस बात से सहमत नहीं होता। उसका मानना है कि लोगों की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों ही अपने अपने विचार रखने के बाद दोनों फाइनल बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद हमारा हीरो सभी स्किल्स का यूज करके एडल की तलवार को दूर फेंक देता है और उसे एक कोने में खदेड़ देता है। लेकिन जब उसके पास आखिरी मौका होता है उस पर हमला करने का, तब वो उस पे हमला नहीं करता। अब एडल हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे। अब हमारा हीरो समझाता है कि वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाएगा। उसका वादा ये है कि वो डार्क किंग बन के दुनिया में शांति लाएगा और सबकी मदद करेगा। अब एडल उसकी फालतू की बातों को ना सुनते हुए अपनी तलवार वापस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से एक मुश्किल हालात में उसे डाल देता है। अब एडल फाइनली हार मान जाता है और लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। अब जैसे ही बैटल खत्म होती है, लेडी ग्रोजा उस लड़के को एक हकदार प्रिंस घोषित करती है और उसे इस थ्रोन का असली सक्सेसर बनाती है। अब अवार्ड सेरेमनी के बाद उसे अपना इनाम मिलता है, जो था डार्क ब्लैक स्वॉर्ड। अब एडल अपने आप को उस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे अपनी सोच को बनाए रखने की गुजारिश करता है। बाद में वलास उस लड़के से मिलता है और उसे टूर्नामेंट जीतने पे बधाई देता है। फिर वलास हमारे हीरो को एक मिशन देता है, जो कि सिर्फ डार्क प्रिंसेस ही इस मिशन को कर सकता है, और वह मिशन ये था कि उसे एक संदेश लाइट किंगडम की क्वीन तक पहुंचानी है। अब हमारा हीरो इस मिशन के लिए रेडी होता है और एडल भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब एडल और हमारा हीरो लाइट किंगडम के लिए रवाना होते हैं। अब एडल उसे याद दिलाता है कि लाइट और डार्क किंगडम के बीच में एक लड़ाई चल रही है, इसलिए ये मिशन आसान नहीं होगा और अगर उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया तो वो मारे भी जा सकते हैं। इसलिए एडम डिसाइड करता है कि वो खुद सबसे खतरनाक रोल निभाएगा, यानी एक पब्लिक मैसेंजर बनने का, ताकि हमारे नए प्रिंस की जान पे कोई खतरा ना आए। अब एडल हमारे हीरो से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह हूँ। ये पता है कि मेरी डिमांड थोड़ी सी कम है, पर अपन को चलता है। अब ग्रोजा उन दोनों की दोस्ती को देखकर हैरान हो जाती है। अब कुछ ही घंटों की सफर के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और उनका सामना वहां पे फियोस से होता है। स्टार्टिंग में जनरल फियोस उन्हें नफरत के साथ पेश आता है, जिसकी वजह से बेनाम लड़के को अपनी तलवार दिखानी पड़ती है, लेकिन एडल अपनी अकल का इस्तेमाल करके सिचुएशन को बदल देता है और अपनी पहली मुलाकात में ही बुरा बिहेव करने के लिए उनसे माफी मांगता है। अब जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो एडल फियोस से गुजारिश करता है कि वो उन्हें क्वीन के पास ले चले, क्योंकि उनके पास एक किंग ऑफ डार्कनेस का एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो उन तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। अब फियोस शक के बावजूद उन्हें मंजूरी दे देता है और उन्हें पैलेस तक गाइड करता है ताकि वे अपना मैसेज उन तक पहुंचा सके। अब कुछ देर बाद हमारा हीरो क्वीन आयरिस से मिलता है और वह क्वीन की खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो जाता है। फिर क्वीन और एडल, जो डार्क किंग के बॉडीगार्ड के रूप में था, उस लेटर के बारे में बात करते हैं। डार्क किंग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इच्छा रखता है ताकि बॉल को वो हरा सके, जो डिस्ट्रक्शन का अवतार है। बॉल, लाइट और डार्क दोनों किंगडम में आकर तबाही मचा रहे थे। आयरिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतनी श्योर नहीं थी, क्योंकि डार्क किंग अपने धोखा देने वाली एबिलिटी के लिए मशहूर था। आयरिस को लगता था कि अगर बॉल का काम खत्म हो जाए तो डार्क किंग लाइट किंगडम के लिए अग्रेसिव हो सकता है, पर हमारा हीरो उसे समझाता है कि अगर किंग ऑफ डार्कनेस इतना पागल नहीं होगा। इसके बाद एडल बताता है कि किंग ने जल्दी ही अपना सिंहासन छोड़ने का फैसला किया है और अगला सक्सेसर शायद अभी के किंग जितना अनफ्रेंडली नहीं होगा। अब सभी जानकारी मिलने के बाद आयरिस अपने फैसले पे विचार करती है। अब अगले दिन फियोस एडल और हमारे हीरो को गेस्ट रूम तक ले जाता है। अब वो लड़का फियोस से क्वीन के बारे में पूछता है, लेकिन फियोस उसे मना कर देता है क्योंकि वो डार्क किंगडम के लोगों से नफरत करता था। अब फियोस जाने से पहले उन्हें याद दिलाता है कि वो दोनों लाइट के दुश्मन हैं। अब फियोस के जाने के बाद एडल उसे बताता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। एडल को लगता है कि उसका और हमारे हीरो का बुरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है जब से उन्होंने किंगडम ऑफ लाइट में कदम रखा है, लेकिन हमारा हीरो पॉइंट आउट करता है कि क्वीन आयरिस ऐसी नहीं है और वो बाकी लोगों से अलग है। अब उसकी बातों को सुनकर एडल को लगता है कि क्वीन हमारे ही हित में फैसला करेगी। अब अगले दिन हमारा हीरो और एडल क्वीन के फैसले को सुनने के लिए जाते हैं। अब फैसला सुनाने से पहले आयरिस हमारे हीरो से एक सवाल पूछती है जो एडल को हैरान कर देता है। आयरिस पूछती है कि ब्लैक के लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। इसके जवाब में हमारा हीरो बताता है कि डार्क किंगडम के लोग भी बॉल के हाथ नहीं मरना चाहते और उसे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों किंगडम के लोगों की जान बचा सकता है। अब ये सुनने के बाद आयरिस फैसला लेती है कि वो डार्क किंगडम के साथ मिलकर बॉल को मारने के लिए
सपोर्ट देगी, दोनों किंगडम के लोगों के फायदे के लिए। अब अगले दिन आयरिस डार्क किंगडम के लिए रवाना होते हैं ताकि इस नई कॉन्ट्रैक्ट पे अपना फैसला सुना सके किंग ऑफ डार्कनेस के साथ। अब लाइट किंगडम के पैलेस में फियोस सीमा को बताता है कि क्वीन आयरिस डार्क किंगडम के लिए निकल चुकी है। फियोस ये भी बताता है कि जब तक क्वीन वहाँ है, एडल और हमारा हीरो को उनके यहाँ पूछताछ के लिए रखा गया है। अब सीमा को डर होता है कि क्वीन के ना होने पे एडल और वो लड़का किंगडम पे अटैक कर सकता है, लेकिन फियोस उसे दिलासा देता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। फियोस को ये भी लगता है कि एडल और बेनाम लड़का दोस्ती करने के लायक है और उन पर यकीन किया जा सकता है। अब इसी बीच डार्क किंगडम में डार्क किंग की आर्मी बॉल के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है और हमेशा की तरह वलास और गुरोजा की आर्मी कमान संभालते हैं, लेकिन अचानक बॉल वहाँ आ जाता है और फिर से तबाही मचाने लगता है। वलास अपनी सेना को लीड करता है, लेकिन वलास उनके सिपाहियों को मक्खियों की तरह उड़ा देता है। अब बॉल की शक्तियों को देखकर वलास हैरान हो जाता है, जबकि बॉल उनके कमजोर होने पे उनके मजे लेता है। गुरोजा अपने रॉक मैजिक से बॉल पर हमला करती है, लेकिन बॉल आसानी से उससे बच के गुरोजा को मारने के लिए दौड़ता है। अब गुरोजा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल एरो बनाती है, लेकिन बॉल पर इसका कोई भी असर नहीं होता। डार्क आर्मी अपनी पूरी ताकत से बॉल के खिलाफ लड़ती है, लेकिन वो सब हार जाते हैं। आखिर में सिर्फ वलास और गुरोजा ही बचे होते हैं। गुरोजा और वलास अब सभी के आखिरी उम्मीद थे। अब गुरोजा एक ब्लास्ट छोड़ती है और वलास अपनी तलवारों की शक्तियों को बुलाता है। दोनों ही अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, पर फिर भी वो बॉल का बाल भी बाका नहीं कर पाते। अब बॉल एक जोरदार आवाज निकालता है, जिससे गुरोजा और वलास अपनी पोजीशन से हिल तक नहीं पाते और अब उनकी जान खतरे में होती है। अब सडनली वहाँ पे डार्क किंग खुद आता है अपने दोनों वॉरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक तरफ होता है डार्क किंग और दूसरी तरफ होता है बॉल। डार्क किंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो बॉल को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब डार्क किंग लगातार एक के बाद एक बॉल पे अटैक्स करता है, पर बॉल पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। अब बॉल डार्क किंग का मजाक उड़ाता है कि तू तो इस टाइटल के लायक नहीं है, तू अपने इस पोजीशन को छोड़ दे और अपने हाथों में चूड़ियां पहन ले। इसी बीच क्वीन आयरिस प्रोजिनेटर का यूज करके बॉल को बांध लेती है। इसी बीच डार्क किंग को एक मौका मिल जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज करके बॉल को एक वोल्केनो के अंदर कैद कर लेता है। अब जब आसमान साफ हो जाता है तो क्वीन आयरिस देखती है कि वो खुद डार्क किंग के सामने खड़ी है। अब अपने वादे को पूरे करके क्वीन वहाँ से निकल जाती है। लाइट किंगडम में सीमा एडम और उस लड़के से मिलती है और एडम दूसरे मूड में होता है और वो सीमा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन सीमा उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो एडम से उसके लोगों के बारे में पूछती है। अब एडल सीमा को बताता है कि डार्क किंगडम के लोग लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जो भी इसका विरोध करता है उसे मार दिया जाता है, जो उनके किंगडम को एक तरह से जेल बना देता है। अब अचानक वह लड़का तेजी से भागता है, जिससे वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाहर सीमा नोटिस करती है कि क्वीन आयरिस वापस अपने किंगडम में आ गई है। अब वो लड़का तेजी से जाकर क्वीन आयरिस से मिलता है और वो देखता है कि क्वीन आयरिस थकान की वजह से कमजोर हो गई है। अब वो तेजी से जाता है और क्वीन आयरिस को गिरने से बचा लेता है। बेहोश होने से पहले क्वीन बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी कर दी है। अब फियोस और सीमा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्वीन बेहोश होती है। अब सीमा को पता लग जाता है कि जरूर क्वीन ने अपनी पूरी पावर का यूज किया है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। अब दोनों क्वीन को पैलेस ले जाते हैं, जबकि एडल और वो लड़का अपने रूम में जाते हैं। अब पैलेस के अंदर सीमा अपने मैजिक का यूज करके क्वीन को ठीक कर देती है। सीमा बताती है कि आयरिस ने खुद ही प्रोजिनेटर रून की इंटेंस ताकत की एक जरिया बनने का खुद ही फैसला किया था और इसी वजह से वो अपने आप पर ज्यादा जोर डाल देते हैं ताकि अपनी पावर का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ एडल बताता है कि उसे सीमा पे बहुत ही बड़ा क्रश है और वह उस लड़के को ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्वीन बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब वो लड़का कहता है कि तुम मुझे ये अब क्यों कह रहे हो जबकि क्वीन बीमार है। तभी फियोस उनके रूम में आता है और वो बताता है कि बॉल अब हार गया है। अब अपना काम पूरा होने पर एडल और वो लड़का डिसाइड करता है कि उन्हें डार्क किंगडम अब वापस जाना चाहिए। इसी बीच अब हम देखते हैं कि गुरोजा अपने घर वापस जा रही होती है ताकि वो घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर सके, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वलास से होती है, जो उसे एक लेटर देता है और उसे वो लेटर डार्क किंगडम में पहुंचाना होता है। अब गुरोजा अपने थकान के बावजूद वो लेटर ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके वजह से उसे डार्क किंग से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसे डार्क किंग पे बहुत ही ज्यादा क्रश है। अब लाइट किंगडम में एडल और वो लड़का क्वीन आयरिस से मिलते हैं, जो अब रिकवर हो गई थी। एडल क्वीन
किंग का शुक्रिया अदा करता है बॉल को हराने के लिए। अब एडल बताता है कि वो डार्क किंग से बोलेगा कि वो लाइट किंगडम के साथ अपनी लड़ाई बंद कर दे। अब वलास उससे कुछ कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो जाए, लेकिन एडल उससे कहता है कि मुझे सभी लोगों की आवाज बनना है। तभी एक सिपाही वहाँ पे आता है और वो क्वीन को एक मैसेज देता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रोजा आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि दोनों किंगडम के बीच शांति तब तक बनी रहे जब तक डार्क किंगडम में बॉल्स के किए गए अटैक्स का रिपेयर नहीं हो जाता। अब क्वीन इसे एक्सेप्ट कर लेती है और वह तीनों को लाइट किंगडम में मेहमान बनकर रहने के लिए कहती है। अब क्वीन आयरिस उनसे कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को लाइट किंगडम अच्छी तरह से घुमाऊंगी और हम उसके आसपास के सभी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे। अब क्वीन आयरिस उन्हें थियोस से मिलाती है क्योंकि थियोस को लगता है कि वो सभी उसके एनिमी है। गाइज, एक बात आपने नोटिस किया कि लाइट किंगडम के सभी लोग व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं जबकि डार्क किंगडम्स के लोग ब्लैक कपड़ों में हैं। लेकिन जब थियोस को पता लगता है कि वो हमारे एक अच्छे दोस्त है तो वो शांत हो जाता है। अब वहाँ पे जितने भी घायल और जख्मी मॉन्स्टर होते हैं थियो उनका इलाज करता है। अब थियो का बड़ा भाई उसे देखकर हैरान हो जाता है कि थियो हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा है। अब थियो उन्हें बताता है कि ये हीलिंग मैजिक उसने सीमा से सीखी है। अब ग्रोजा नोटिस करती है कि ये छोटे छोटे मॉन्स्टर्स कितने क्यूट और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जबकि डार्क किंगडम में ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब थियोस हंस के कहता है कि डार्क किंगडम के लोग तो खुद ही सर से पांव तक काले कपड़ों में रहते हैं। अब एडल उनसे कहता है कि लाइट किंगडम के लोग तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। अब वहाँ पे सभी लोग अपने अपने किंगडम की बातें बताने लगते हैं। अब ग्रोजा डिसाइड करती है कि क्यों ना हम एक दूसरे के कपड़े को एक्सचेंज करें। सीमा भी उसे सपोर्ट करती है। अब सबसे पहले फियोस और एडल अपने कपड़े बदलते हैं। अब जब फियोस एडल के कपड़े पहनता है तो उसकी बॉडी उस कपड़ों में बिल्कुल शेप में आ जाती है और उसके एब्स वगैरह भी दिखने लगते हैं। अब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडल उसके कपड़े पहन के खुश नहीं लग रहा था। अब ग्रोजा डिसाइड करती है कि वे क्वीन के कपड़े पहनेगी, लेकिन सीमा क्वीन को बताती है कि डार्क किंगडम का एक मैसेंजर क्वीन के कपड़े नहीं पहन सकता और इसलिए ग्रोजा अपनी ड्रेस क्वीन को दे देती है और वो खुद को एक टॉवल से कवर कर लेती है। अब क्वीन जब ग्रोजा के कपड़े पहनती है तो उसे वो कपड़े थोड़े लूज लगते हैं क्योंकि क्वीन ग्रोजा जितनी फिट नहीं होती। अब वहीं ग्रोजा और सीमा अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और वो बाहर जाकर लड़कों से ओपिनियन लेने के बारे में सोचते हैं। अब एडल उस लड़के के कंधे पे अपना हाथ रख के उन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे, इसलिए वो कुछ उल्टा जवाब देता है। इसके बाद वो सभी लोग चेस खेलने बैठ जाते हैं और बेचारा फियोस सभी से बार बार हारने लगता है। अब खेलते खेलते सभी को भूख लगने लग जाती है और वो सभी डिसाइड करते हैं डिनर करने का। अब सीमा सभी के लिए कुछ खाना बनाने लगती है और ग्रोजा भी उन्हें कुछ खाना सजेस्ट करती है जो वो डार्क किंगडम से लेकर आई थी। अब एडल को लाइट किंगडम का खाना कुछ ज्यादा ही लाइट लगता है और हमारा हीरो और ग्रोजा भी इस बात पे एग्री करते हैं और वो कहते हैं कि खाना में थोड़ा सा और मसाला होना चाहिए था। अब जब लाइट किंगडम के लोग ग्रोजा का खाना टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो खाना थोड़ा नमकीन लगता है। अब सीमा को ये एहसास होता है कि डार्क किंगडम का खाना कुछ ज्यादा ही नमकीन होता है। अब वहीं हमारा हीरो उन दोनों खाने को आपस में मिला लेता है जो उनके टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। अब उसे देखकर सभी लोग अपने अपने खाने को मिला लेते हैं और उसे मिक्स करके खाने लगते हैं। अब वो खाना खाकर चौंक जाते हैं कि डार्क और लाइट किंगडम के खाने का बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बन गया था। अब खाना खत्म होने के बाद आयरिस और सीमा बताते हैं कि आयरिस के हाथों से चुनी हुई सब्जियां भी बहुत टेस्टी थी। अब आयरिस डिसाइड करती है कि अगले दिन वो सभी मिलकर वो सब्जियां लाने जाएंगे। अब ग्रोजा हमारे हीरो की तरफ देखती है और थोड़ा जेलस महसूस करती है कि हमारा हीरो धीरे धीरे क्वीन के प्यार में पागल हो रहा है। अब ग्रोजा रात को महल में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा है। अब वो चुपके से आगे बढ़ती है ताकि क्वीन आयरिस के लिए जो भी उसके मन में ख्याल है वो सुन सके। अब वो लड़का ग्रोजा से कहता है कि क्वीन आयरिस भी एक आम इंसान की तरह है। तभी ग्रोजा रिप्लाई देते हुए कहती है कि हमारा हीरो भी तो एक आम इंसान ही है। फिर ग्रोजा उससे वादा करती है कि जब तक तुम प्रिंस हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और जब तुम एक नया डार्क किंग बनोगे तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। और हमारा हीरो ग्रोजा के सपोर्ट के लिए बहुत ही लकी होता है। तो फाइनली गाइस, इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।